हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्रैक्टिस चल रही होगी। आपकी डेट जो है डिक्टेशन की अनाउंस हो चुकी है हिंदी शॉर्ट हैंड की। आई होप आपने स्पीड जो है या इस पर प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से आपने बढ़ा ली होगी और कंटिन्यू आप कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के साथ साथ स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां सिर उठाने लगी थी और अपना दबाव बढ़ाने लगी। 17वीं शताब्दी के अंत और उसके बाद की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ। 18वीं सदी के दौरान बिखरते मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध-स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुई, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही। अंग्रेजों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी थी। इनमें से कुछ राज्यों जैसे अवध और हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जा सकता है। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति में कमजोरी और मुगल प्रांतों के गवर्नरों के स्वतंत्रता के दावे से इन राज्यों का जन्म हुआ। दूसरे मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों और किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था। न केवल दो तरह के राज्यों की राजनीति कुछ हद तक भिन्न होती थी, बल्कि इन सब में आपस में स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी अंतर था। फिर भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मोटे तौर पर इन सभी का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक सा ही था। लेकिन एक तीसरा क्षेत्र भी था जिसमें दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारों के इलाके तथा उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र शामिल थे, जहां पर किसी भी रूप में मुगल प्रभाव नहीं पहुंच सका। मुगल सम्राट की नाम मात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली और उसके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृत प्राप्त कर 18वीं सदी के सभी राज्यों के शासकों ने अपने पद को वैधता प्रदान करने की कोशिश की थी। बहरहाल इनमें से लगभग सभी मुगल प्रशासन के तौर तरीके और उसकी पद्धति को अपनाया। पहले समूह में आने वाले राज्यों ने उत्तराधिकार के रूप में कार्यविधि, मुगल प्रशासनिक ढांचा और संस्थाओं को प्राप्त किया था। दूसरों ने इनमें अलग-अलग मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इस ढांचे तथा इन संस्थाओं को अपनाया था, जिसमें मुगल शासकों की राजस्व व्यवस्था भी शामिल थी। इन राज्यों के शासकों ने शांति व्यवस्था बहाल की तथा व्यावहारिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों, छोटे-छोटे सरदारों तथा जमींदारों की ताकतें कम की और इस काम में इन सबको अलग-अलग मात्रा में सफलता मिली। किसानों के अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण के लिए ये लोग ऊपर के अधिकारियों से झगड़ते रहते थे और कभी-कभी
सत्ता और शासन के स्थानीय केंद्र कायम करने में ये लोग सफल भी हो जाते थे। उन्होंने उन स्थानीय जमींदारों तथा सरदारों से भी समझौता किया तथा उनको अपने साथ लिया जो शांति और व्यवस्था चाहते थे। आमतौर पर कहा जाए तो अधिकांश राज्यों में राजनीति अधिकारों की विकेंद्रीकरण हो गया तथा सरदारों, जागीरदारों और जमींदारों को इसके कारण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से लाभ मिला। इन राज्यों की राजनीतिक लगातार गैर सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष बनी रही क्योंकि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक तथा राजनैतिक प्रेरक शक्ति समान थी। सार्वजनिक स्थानों की नियुक्तियों, सेना में भर्ती या नागरिक सेवाओं में ये शासक धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे और जब लोग किसी सत्ता अथवा शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे तो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि उनके शासन का धर्म क्या है। इसलिए इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता है कि मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के बाद भारत के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई और चारों ओर अराजकता फैल गई। वास्तविकता तो यह है कि 18वीं शताब्दी में प्रशासन और अर्थव्यवस्था में जो भी अव्यवस्था विद्यमान थी वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का परिणाम थी। धन्यवाद।